हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल साइको स्टडी विद नीलम। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बीएड और बीएसटीसी के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वार्षिक पाठ योजना की डायरी कैसे बनाई जाती है। तो डायरी बनाने से पहले इसमें जो कुछ रिक्तियाँ होती है उनको पूरा किया जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है दिनांक, यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम वाली दिनांक डाल दी जाएगी। कौन सी कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार की गई है उस कक्षा का नाम, फिर कालांश, कौन से विद्यालय में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस विद्यालय का नाम, समय क्या रहेगा, जो कालांश है जो पीरियड है उसकी समयावधि क्या रहेगी यानी कि 35 मिनट या फिर 40 मिनट, विषय हमारा क्या रहेगा। इसमें हमने विषय इतिहास लिया है। इतिहास से संबंधित जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सम्राट अशोक। तो इसे अंडरलाइन करना यानी कि रेखांकित करना जरूरी है। तो दोस्तों, इतिहास विषय की पाठ योजना का प्रारूप समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि भाषा विषय को छोड़कर, भाषा में जैसे इंग्लिश भाषा है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, तो इसको छोड़कर के सभी विषयों जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, कला, पर्यावरण आदि की पाठ योजना का जो प्रारूप है वह सेम ही रहेगा, यानी कि इतिहास की पाठ योजना की जैसा ही रहेगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इतिहास की पाठ योजना के पहले सोपान पर। तो इस सोपान में आपको एक तालिका दिखाई दे रही है जिसमें 2 कॉलम है। पहला कॉलम हमारा उद्देश्य से संबंधित है और दूसरा कॉलम है वो है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसमें यहाँ पर उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि इस प्रकरण को पढ़ने के पश्चात कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कौन कौन से हो सकेंगे। तो जो पहला हमारा उद्देश्य है वह है ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा हमारा उद्देश्य है अवबोध। तो ये यहाँ पर इससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। इसके बाद में तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग और यहाँ पर ज्ञान उपयोग उद्देश्य से संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो है कि जो छात्र हैं इस प्रकरण को पढ़ने के पश्चात इससे संबंधित ज्ञान का प्राप्त अपने भावी जीवन में कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे संबंधित ये व्यवहारगत परिवर्तन है। अगला जो उद्देश्य है वो है कौशलात्मक उद्देश्य। फिर उसके बाद में है कौशलात्मक उद्देश्य से तात्पर्य है सम्राट अशोक से संबंधित चार्ट चित्र का निर्माण विद्यार्थी कर सकेंगे, उनके कार्यों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। अगला जो हमारा उद्देश्य है वो है अभिरुचि। विद्यार्थी सम्राट अशोक से संबंधित ऐतिहासिक लेखों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी सम्राट अशोक से संबंधित तथ्यों का संकलन करने में रुचि ले सकेंगे। अंतिम जो हमारा उद्देश्य है वो है अभिवृत्ति, यानी कि इस प्रकरण को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो विद्यार्थी सम्राट अशोक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी सम्राट अशोक के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं पाठ योजना के अगले सोपान में। अगले सोपान में हम पाठ योजना में प्रयुक्त की जाने वाली सहायक सामग्री के बारे में हम इसमें लिखते हैं। जैसे कि चौक है, डस्टर है, संकेतक है, चार्ट है, वह अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री है। तो यहाँ पर सहायक सामग्री को मेंशन किया जाता है। फिर उसके पश्चात पूर्व ज्ञान से संबंधित जानकारी बच्चों से ली जाती है, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस सोपान में जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये तालिका है, इस सोपान में प्रस्तावना प्रश्नों वाली जो तालिका है, तो इस तालिका में आपको यहाँ पर 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। जो पहला कॉलम है वो क्रम संख्या से संबंधित है, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापिका क्रिया से संबंधित है और तीसरे कॉलम में हमने विद्यार्थी क्रिया को लिया है। तो प्रस्तावना प्रश्नों की विशेषता क्या होती है कि यह जो प्रश्न है वो काफ़ी सरल होते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं और इनमें तारतम्यता पाई जाती है। तारतम्यता का मतलब है कि यहाँ पर पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो भारत आया है,
तो जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वह इसी आंसर से शुरू होता है, यानी कि भारत से ही। तो इस तरह से आप देखते हो दूसरे प्रश्न का आंसर रुपया है, और इसी तरह से तीसरा प्रश्न है वो रुपये से ही प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्नों में तारतम्यता का होना काफ़ी आवश्यक है। इसके पश्चात अगले सोपान में उद्देश्य कथन है। यहाँ पर छात्रों को उद्देश्य कथन में छात्रों को संबोधित किया जाता है कि प्रिय छात्रों, आज हम सम्राट अशोक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके पश्चात जो हमारा अगला सोपान है वह है विकासात्मक प्रश्नों से संबंधित सोपान। तो दोस्तों इस सोपान में आपको जो तालिका दिखाई दे रही है उस तालिका में आपको 4 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पश्चात इस सोपान के शुरू होने के पश्चात जो पूरी की पूरी पाठ योजना है वह इसी फॉर्मेट से बनेगी, यानी कि हर तालिका में 4 कॉलम्स ही होंगे। तो पहला शिक्षण बिंदु, यहाँ पर पहला जो हमारा कॉलम है वो है अध्यापन बिंदु का या फिर शिक्षण बिंदु का। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। तीसरी कॉलम में छात्र क्रियाएं, और चौथे कॉलम में शामपट सारांश या फिर सहायक सामग्री का हमारा कॉलम रहेगा। तो यहाँ पर जो पहला शिक्षण बिंदु है उसको शुरू करने से पहले उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2 या फिर 3 प्रश्न, उन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें तालिका में दिख रहे हैं विकासात्मक ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके पश्चात हम पहला शिक्षण बिंदु शुरू करते हैं। तो पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है सम्राट अशोक का जीवन परिचय। दूसरे कॉलम में छात्र अध्यापिका क्रियाएं आ जाती है, यानी कि सम्राट अशोक के जीवन के बारे में यहाँ पर छात्रों को समझाया जाता है, बताया जाता है। तीसरे कॉलम में छात्र क्रियाएं हैं, जहाँ पर जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और चौथे कॉलम में शामपट कार्य या फिर सहायक सामग्री है। ये आपको सामने चित्र में सहायक सामग्री आपको ये दिखाई दे रही है। सम्राट अशोक के जीवन परिचय से संबंधित ये सहायक सामग्री है। तो यहाँ पर जो पहला शिक्षण बिंदु है सम्राट अशोक का जीवन परिचय है। अब पहला शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाने के पश्चात कि यह बच्चों के समझ में आया है या फिर नहीं आया है, यह जानने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें हम बोध प्रश्न कहते हैं। तो अगला जो हमारा सोपान होगा पाठ योजना का वह बोध प्रश्नों से संबंधित होगा। तो बोध प्रश्न हमारे 3 से या फिर 4 प्रश्न बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू होता है, और दूसरे शिक्षण बिंदु के शुरू होने से पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 2 या फिर 3 होती है। तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मेट रहेगा, वही तालिका रहेगी, उस तालिका के अंदर वही 4 कॉलम्स रहेंगे, इनमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा सम्राट अशोक का धम्म परिवर्तन, और यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन है दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में आप देखते हो कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। चौथे कॉलम में हम सहायक सामग्री को चिपकाते हैं यहाँ पर, या फिर शामपट कार्य करते हैं। इसी तरह से फिर दूसरे शिक्षण बिंदु को पढ़ाने के पश्चात उससे संबंधित बोध प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर तीसरा अगले सोपान में तीसरा शिक्षण बिंदु शुरू हो जाता है। तीसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पर अशोक स्तंभ का निर्माण। तो दोस्तों जो तीसरा शिक्षण बिंदु है अशोक स्तंभ का निर्माण, उससे पूर्व में ही हमने 2-3 विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए हैं। तो जैसे हमने पहले के शिक्षण बिंदुओं में हमने देखा है पाठ्य योजना में कि सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद में शिक्षण बिंदु का अध्यापन कराया जाता है, फिर उससे संबंधित बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 3 शिक्षण बिंदु लेकर के पाठ्य योजना को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आपने जाना कि जो पाठ्य योजना का जो प्रारूप है उसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न होंगे 3 शिक्षण बिंदुओं में, फिर अध्यापन कार्य कराया जाता है और फिर लास्ट में बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अंतिम सोपान पर आते हैं पाठ्य योजना के।
तो यहाँ पर अंत में तीनों शिक्षण बिंदुओं के कंप्लीट होने के पश्चात अंत में पुनरावृत्ति या फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों की विशेषता यह होती है कि यह तीनों शिक्षण बिंदुओं में से पूछे जाते हैं, यानी कि जो पूरी की पूरी हमारी पाठ्य योजना है, पूरा कंटेंट जो बच्चों को पढ़ाया गया है, उस पूरे कंटेंट में से यह मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं इनमें वैरायटी पाई जाती है। जैसे पहले प्रश्न को आप देख रहे हो, उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि वैकल्पिक प्रश्न हो गया पहला हमारा। दूसरा प्रश्न हो गया हमारा रिक्त स्थान से संबंधित। तीसरा प्रश्न हमारा सत्य असत्य से संबंधित हो गया। चौथा जो प्रश्न है हमारा वह अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो गया। इस तरह से हम मूल्यांकन जो हमारे प्रश्न होते हैं उसमें 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो अलग अलग वैरायटी के प्रश्न होते हैं। अंत में बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में तीनों शिक्षण बिंदुओं को समाहित करते हुए एक व्याख्यात्मक प्रश्न दिया जाता है, बड़ा प्रश्न दिया जाता है। जैसे इस पाठ्य योजना में जो प्रश्न है वो है गृह कार्य, सम्राट अशोक के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ी है कि इतिहास विषय की पाठ्य योजना का जो प्रारूप है उसके विषय में हमने पढ़ा है। तो हमने इसमें देखा कि जो हमारी इतिहास विषय की जो पाठ्य योजना का जो प्रारूप है उसमें सबसे पहले हमने उद्देश्यों को लिया, उसके पश्चात प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं, फिर सहायक सामग्री, उसके पश्चात पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न हो गए। उसके पश्चात बच्चों को संबोधित किया जाता है और फिर जो तीनों शिक्षण बिंदु हैं उनको पढ़ाया जाता है। तीनों शिक्षण बिंदुओं में पहले विकासात्मक प्रश्न आ जाते हैं, फिर शिक्षण बिंदु, फिर उससे संबंधित बोध प्रश्न लिए जाते हैं। अंत में मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।